हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु, क्लास 9 पार्ट 3। हमें पता है कि पुराने समय से भारतीय और जो ग्रीक दार्शनिक थे वो जो हमारे चारों ओर जो द्रव्य पदार्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से यानी ज्ञात और अज्ञात रूपों में हमें दिखाई देता है, उनके बारे में आश्चर्यचकित रहते थे कि ये क्या है, इसकी संरचना क्या है। इस प्रकार से उन चीज़ों के बारे में वो खोज करते रहते थे। पदार्थ की विभाज्यता के मत में भारत में बहुत पहले, बहुत पुराने समय से लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व भी बहुत से विचार व्यक्त किए गए थे। आपने महर्षि कणाद का नाम तो सुना ही होगा। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले ये बताया था कि यदि हम किसी पदार्थ को, किसी द्रव्य को हम विभाजित करें या उनके टुकड़े टुकड़े करते जाएं तो लास्ट में ऐसी सीमा आती है जिसके बाद हम उसे विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक सिंपली में जैसे चौक का टुकड़ा लीजिए, उस चौक के टुकड़े के छोटे छोटे हम टुकड़े करते जाते हैं तो वो पूरा उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे। लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ऐसा एक बारीक कण आपके पास आएगा जिसे आप और आगे नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो बिल्कुल पहले वाले चौक जैसे ही होते हैं। जैसे जो पहला चौक, फर्स्ट जो आपने टुकड़ा लिया था वो सफ़ेद कलर का था, उसको लिखने के काम में आ रहा था, वैसा ही जो उसका अंतिम कण होता है वो भी आपको कैसा दिखता है, सफ़ेद कलर का ही दिखता है, उससे भी आप लिखने के काम में ले सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, उसको अगर हम विभाजित करते जाएंगे तो अंत में ऐसा होगा कि हम उसे आगे विभाजित नहीं कर सकेंगे, वो विभाजित नहीं हो पाएगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण क्या रहेगा, अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य यानी जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। और इस कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु। इस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। और इसी चीज को फकुधा कात्यायन ने, ये भी एक अन्य भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने इस मत को, इसी चीज को और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से समझाया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो पदार्थ के कण होते हैं वो सूक्ष्मतम कण होते हैं, और साथ ही साथ ये जो कण होते हैं वो हमेशा संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो कि हमें द्रव्यों के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। यानी जैसे चौक के छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े चौक का निर्माण किया, तो इसी प्रकार से जो पदार्थ के छोटे सूक्ष्मतम कण होते हैं वो सामान्यतः संयुक्त रूप में एक दूसरे कण से जुड़े हुए होते हैं, ऐसा फकुधा कात्यायन ने कहा। फिर उसके बाद लगभग इसी समय के आसपास जब फकुधा कात्यायन ने कहा, तो उसी समय जो ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और लिसुपियस, इन्होंने ये कहा कि यदि हम इस द्रव्य को या इस परमाणु को, पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो लास्ट में ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त जो कण होंगे हम उसे वापस विभाजित नहीं कर सकते। यानी जो फकुधा कात्यायन ने और जो कणाद ने कही थी उसी चीज को उन्होंने भी कहा, और उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु यानी अविभाज्य कहा था। यानी जो हमारे दार्शनिक ने कहा, महर्षि कणाद ने, वही चीज इन्होंने भी, डेमोक्रिटस और लिसुपियस ने भी कही। पर चूंकि ये सभी कौन थे, दार्शनिक, चाहे वो कात्यायन हो या कणाद हो या लिसुपियस या डेमोक्रिटस हो, ये सभी क्या थे, दार्शनिक थे। इसलिए 18वीं शताब्दी को तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक रूप से कार्य नहीं किया, इनको प्रायोगिक रूप से सत्यापित नहीं किया था। इसलिए फिर 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों के बीच में, इन पदार्थों के बीच में, तत्व और यौगिकों के बीच में जो अंतर था उसे प्रैक्टिकली समझाया, प्रायोगिक रूप से समझाया। तो उन्होंने इस चीज़ को जानने के लिए और इच्छुक हुए कि तत्व कैसे बनते हैं, क्यों संयोग करते हैं आपस में, या वो परस्पर किस प्रकार से संयोग करते हैं, और जब संयोग करते हैं तो क्या होता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। वैज्ञानिक लवाजिये ने रासायनिक संयोजन के कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए जिसके द्वारा हम रसायन विज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लवाजिये ने जो अपने नियम दिए रासायनिक संयोजन के, उसके आधार पर हम रसायन विज्ञान को एक आधार मिलता है, बेस मिलता है। अब हम उन्हीं रासायनिक नियमों को पढ़ेंगे जो लवाजिये ने दिए थे। पहले उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें उनके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो सके। रासायनिक संयोजन के नियम, तो सबसे पहले लवाजिये और प्राउस्ट ने
अपने जो प्रायोगिक कार्य थे उनके आधार पर 2 नियम दिए। उसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमें पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर जब रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनका द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। ऐसा उन्होंने कहा कि ना तो हम नया द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही वो जो द्रव्यमान हमने लिया है वो नष्ट होता है। उस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम कॉपर सल्फेट लगभग 1.25 ग्राम लेंगे और सोडियम कार्बोनेट लगभग 1.43 ग्राम उसको हम लेंगे। इसमें से कोई सा भी जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। अपन इसमें से फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को जो आपने कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिया है इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml जल के अंदर हम घोल कर तैयार कर लेंगे। हमें इनका द्रव्यमान ध्यान रखना है कि किसका कितना है किसका कितना है। दोनों को हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml के अंदर घोल कर तैयार कर लिया है। अब जो इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया उस विलयन को हम क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में, जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है इस प्रकार हम इसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर या शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर ले लेंगे। और जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब की छोटी परख नली के अंदर ही लेंगे। अब जो छोटी परख नली है उसको हम इस फ्लास्क के अंदर इस तरह लटकाएंगे कि जो दोनों विलयन है, जो फ्लास्क के अंदर विलयन है और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर विलयन है, दोनों आपस में मिक्स नहीं हो। और इस प्रकार से लटकाने के बाद हम उसके फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा देंगे ताकि वो अच्छे से पैक हो सके और उसमें से ना तो कोई चीज़ बाहर निकल सके और ना ही नई चीज़ उसके अंदर एंटर कर सके। अब इसके बाद हम इस चीज़ों समेत अंदर फ्लास्क वाला जो मटेरियल है वो और जो टेस्ट ट्यूब वाला मटेरियल इस समेत हम इसको क्या करेंगे, तोल लेंगे। पूरा का पूरा हम पूरा एपरेटस तोल कर उसका जो वजन है वो हम लिख लेंगे। अब हम फ्लास्क को झुकाएंगे, टेढ़ा करेंगे। इससे क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड है वो धीरे धीरे उस फ्लास्क के अंदर मिक्स होने लगेगा और उसके अंदर इन दोनों जो आपने लिए है कॉपर सल्फेट और ये आपने जो लिया है सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों आपस में मिक्स होने लगेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। आप देखेंगे उसके अंदर गैस बन रही है, बुलबुले, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ आप उसके अंदर होते हुए देखेंगे वो हो रही है। और उसके बाद एक स्थिति आएगी जब दोनों सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब उसके बाद चूँकि आपके फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा हुआ है तो जो गैस बन रही है वो भी बाहर नहीं निकलेगी, वो भी फ्लास्क के अंदर ही रहेगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस फ्लास्क को पुनः जब दोनों मिक्सचर पूरे मिल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लास्क को पुनः वापस तोलेंगे। तो हम देखेंगे जो द्रव्यमान हमारे पास पहले था वही द्रव्यमान अभी भी हमें प्राप्त होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम सृजन कर सकते हैं यानी नया बना सकते हैं और न ही उसका विनाश होता है, और जो द्रव्यमान होता है वो सदैव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर संरक्षित रहता है। अब इसके बाद दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम लवाजिये और अन्य वैज्ञानिकों ने किया था और इन्होंने बताया कि जब कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किए जाए या इसे किसी ने भी बनाया जाए या वो किसी भी अवस्था में हो। जैसे वाटर, जल, H2O, चाहे आप वो सॉलिड फॉर्म में आइस को लें तो भी उसके रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, जल होता है तब भी H2O, यानी वो लिक्विड फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में है तब भी क्या होता है, H2O। जो उनकी रासायनिक संगठन है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। द्रव्यमान की बात करें तो यौगिक जो जल है उसके अंदर हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजनों का जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदैव 1:8 रहता है। जैसे मॉलिक्यूल H2O होता है कि 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है, इसी तरह से यदि उनके द्रव्यमानों के अनुपात की बात करें तो उसमें 1
हाइड्रोजन और 8 द्रव्यमान आपका ऑक्सीजन का होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार से यदि हम 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो हमें सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी का दूसरा उदाहरण हम अमोनिया का भी ले सकते हैं कि जिस प्रकार अमोनिया के अंदर NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं। चाहे आप उस अमोनिया को किसी भी प्रकार से बनाएं या किसी भी स्रोत से लें, तो आपका जब आप उन्हें विघटन करेंगे, उनका अलग अलग उनको करेंगे, तो आपको 14 और 3 के अनुपात में ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इससे इन सभी नियमों को, अगर इन सभी उदाहरणों को हम देखते हैं तो इससे हमें स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। और इसे प्राउस्ट ने इस प्रकार कहा था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही होते हैं। अब जो वैज्ञानिकों की ये थी कि जो दोनों नियम हमने पढ़े, इन नियमों को किस प्रकार से व्याख्या की जाए, तो चूंकि इन्होंने अपने जो नियम दिए थे, इन नियमों को अच्छे से समझने के लिए रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था। अब जॉन डाल्टन कौन थे, तो उनके लिए अपन उनकी एक संक्षिप्त जीवनी पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन कौन थे। तो जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में, जुलाहा जो कपड़े बुनने का, ऊन बुनने का काम करते हैं, वो जुलाहा परिवार में हुआ था। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू कर दी थी। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए और 1793 में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अधिकांश समय पढ़ाने में और शोध कार्य करने में, यानी प्रयोग करने में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके बारे में अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो जो जॉन डाल्टन ने थे, उन्होंने द्रव्यों के विभाज्यता को विचार प्रदान किए। जो लवाजिए और प्रोस्ट ने जो अपने नियम दिए थे, उन नियमों को भी इन्होंने अपने जो इन्होंने सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत, उसके अंदर उसमें इन्होंने उस चीज को भी जोड़ा। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा जो द्रव्य का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण था, जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही कहा। और जो रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, उन नियमों को भी इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर जगह दी। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो अपन देखते हैं कि क्या है। जॉन डाल्टन के अनुसार भी सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो सूक्ष्म कणों से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। और उनके परमाणु सिद्धांत के कुछ अभिग्रहित इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इसमें कि यदि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कोई भी पदार्थ होगा या कोई भी द्रव्य होगा, वो परमाणुओं से ही मिलकर निर्मित होता है और यही परमाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। फिर दूसरा था इनका, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि लवाजी ने अपने नियम के अंदर बोला था। फिर दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हम अलग अलग तत्वों की बात करें तो जो अलग अलग तत्व होंगे उनके द्रव्यमान भी अलग होंगे और उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हम एक ही तत्व की बात करेंगे तो एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। यानी एक ही तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होंगे। इसकी जगह हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के परमाणुओं की संरचना, बनावट और द्रव्यमान सभी चीज क्या होगी, अलग अलग होगी। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर नया यौगिक बनाएंगे उनका जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे H2O, NH3, इसके अंदर पूर्ण संख्या है, आधी या वो संख्या नहीं है। अब है नेक्स्ट इसका
किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जो भी संख्या होगी वो फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि पानी अगर ठोस अवस्था में है तो उसका H2O हो जाएगा और किसी द्रव्य अवस्था में है तो कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। हर अवस्था में अगर कोई एक यौगिक है तो उसकी जो रासायनिक संरचना है वो क्या होगी, वो फिक्स होगी। उसकी जो संख्या होगी, प्रकार होंगे, वो सदैव निश्चित होते हैं। अब इससे अगले वीडियो मतलब इसमें अपन ने पढ़ लिया कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या अभिग्रहित थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परमाणु में जो और भी कण, यहाँ पे तो हमने क्या कहा, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर और भी छोटे छोटे कण होते हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। वो कैसे आए, उनकी क्या बनावट है, क्या संरचना है, किस प्रकार उनकी खोज हुई, ये सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।